जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 52 को करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। था इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वाले पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची सूची एक में ए नंबर में दिया है कि यूरेनियम का समस्थानिक। देखिए इस समय से यूरेनियम का समस्थानिक का यूज क्या है। देखिए यूरेनियम का समस्थानिक जो है उसका यूज होता है आपको नाभिकीय ईंधन में होता है, तो यानी ए का 4 हो जाएगा। बी है कोबाल्ट का समस्थानिक। ठीक है ना, देखिए कोबाल्ट का समस्थानिक जो है ये कैंसर उपचार में प्रयोग होता है इसका। ठीक ना, लेकिन कैंसर उपचार में भी क्या होता है, प्राथमिक कैंसर उपचार में। ठीक ना, कोबाल्ट के समस्थानिक, तो बी का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और देखिए आयोडीन का समस्थानिक। देखिए आयोडीन का समस्थानिक जो है गलगंड के उपचार में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। और रेडियम का समस्थानिक जो है कैंसर के उपचार में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो है आपको द्वितीयक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो इसका हो जाएगा आपको डी का 3 हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या हो गया इसका उत्तर, देखिए ए का हो गया आपको 4। देखिए ए का 4 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ए का 4 हो गया, बी का 1 दिया हुआ है, सी का 2 और डी का 3। ठीक है, यही उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है। देखिए सबसे पहले बॉयल्स लॉ को हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और गैलुसॉफ लॉ, ठीक है, तीनों नियम को हम एक बार में समझ लेते हैं। ठीक, देखिए इसके लिए आपको याद करने के लिए तो याद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक आपको हम उपाय बताते, एक जुगाड़ बता देते हैं कि आपको कभी भूलिएगा नहीं। जैसे देखिए इसके लिए हमको याद रखना होगा पी और बी सी जी। ठीक, पी और बी सी जी। ठीक ना, यहाँ से देखिए इस ट्रेंगल पर जो इस कोना से लिखेंगे पी और बीच में जाएगा बी सी जी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि देखिए ये जो है ये आपको बी हो गया, ये हो गया बॉयल्स लॉ, सी से हो गया चार्ल्स लॉ, जी से हुआ गैलिसॉक लॉ। ठीक ना, यहाँ पी हो गया प्रेशर, बी हो गया वॉल्यूम और टी हो गया टेम्परेचर। ठीक ना, अब देखिए यहाँ देखिए जब हम बॉयल्स लॉ को लेंगे, बॉयल्स लॉ को क्या होगा, पी जो होगा आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वी का, यानी कि बॉयल्स लॉ क्या कहेगा, बॉयल्स लॉ में क्या कहेगा कि जब पी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वी का होगा, जिसे हम लिख सकते हैं कि पी वी बराबर एक नियतांक होगा, पी वी बराबर एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, हो गया बॉयल्स लॉ। अब देखिए चार्ल्स लॉ देखते हैं, चार्ल्स लॉ क्या होगा। देखिए चार्ल्स लॉ क्या होगा, देखिए भी और टी क्या होगा, समानुपाती, कि टेम्परेचर जहाँ पर भी रहेगा ना वहाँ पर क्या होगा, समानुपात का संबंध होगा। ठीक ना, देखिए यहाँ जो भी है चार्ल्स लॉ में क्या हो जाएगा, यानी वॉल्यूम जो है आपको समानुपाती हो जाएगा आपको टेम्परेचर का। ठीक ना, जब क्या कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा, देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का तो यूज हो गया है, और तो यहाँ को क्या कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रहेगा। हो गया चार्ल्स लॉ भी हो गया। अब देखिए गेलुसॉक लॉ में क्या होगा कि पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी का, यानी पी समानुपाती हो जाएगा आपको टी का, यानी पी क्या हो गया प्रेशर और टी हो गया टेम्परेचर। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा भी, यानी बचा हुआ है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक ना, अब तीनों लॉ को हम देख लिए, अब इसका प्रश्न बनाते हैं। देखिए प्रश्न आया है बॉल्स के नियम के अनुसार क्या होगा। देखिए तुरंत हम देखेंगे, जय देखेंगे बॉल्स लॉ की, तुरंत खींच देंगे ट्रेंगल, यहाँ लिख देंगे पी वी टी, यहाँ लिखेंगे बी सी जी। ठीक, यहाँ हमसे क्या पूछा है, बॉयल्स लॉ के बारे में। देखिए बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा, नहीं पी समानुपाती क्या आ जाएगा, भी जो है आपको यहाँ टेम्परेचर नहीं है संबंध में, क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी वी इजकल टू स्थिरांक लिख सकते हैं, पी वी इजकल टू नियतांक लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, नियत आयतन पर किसी गैस का तापमान के अनुपात, नियत आयतन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो नियत टेम्परेचर होना चाहिए, तो गलत हो गया। बी नंबर देखिए नियत तापमान पर, ठीक, दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन के गुणनफल स्थिरांक होता है, यानी कि पी बराबर स्थिरांक। हाँ यही तो होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा गैसीय नियम स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है, कि कौन सा नियम करेगा। देखिए इसके लिए तुरंत एक ट्रायंगल खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे पी वी टी और बीच में लिखेंगे आपको बी सी जी। आप देखिए क्या कह रहा है हमको कि कौन सा जो है नियम जो स्थिर ताप पर गैस के दबाव एवं आयतन के बीच, यानी क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक ना, और आपकी क्या कर रहा है, दाब और आयतन के बीच, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कौन संबंध बना रहा है आपको, तो ये बॉयल्स लॉ बना रहा है। और ये किसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि बॉयल्स लॉ हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि चार्ल्स का नियम इनमें से किन दो गुणधर्मों के मध्य संबंध स्थापित करता है। जैसे आया चार्ल्स, पॉइल्स, गलुसॉक, तीनों के लिए एक ट्रेंगल खींचेंगे। यहाँ लिखेंगे पी वी टी बी सी जी। यहाँ हमको क्या पूछा है? चार्ल्स। तो चार्ल्स देखिए यहाँ है, चार्ल्स किसके किसके बीच संबंध दर्शा रहा है? भी और टी के बीच। यानी क्या हो गया? वॉल्यूम जो है समानुपाती होगा टेम्परेचर का, जहाँ पर क्या होगा आपको प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, चार्ल्स के नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। चार्ल्स का नियम जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच करेगा, यानी क्या हो गया? आयतन और ताप के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम का व्यवहार को प्रदर्शित करता है। देखिए रोटी जो है फूलता है, तो कैसे फूलता है? देखिए नीचे से हम टेम्परेचर देते हैं, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जितना ज़्यादा देंगे तो उतना ज़्यादा फूलेगा रोटी, ठीक ना। ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या है? इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, यानी क्या हो गया? इस दोनों के बीच संबंध टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच जो है ना आपको ये, यानी ये बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम का। देखिए किस लॉ का ये नियम कहता है? देखिए इसके लिए तुरंत हम एक ट्रेंगल खींचेंगे, लिखेंगे पी वी टी बी सी जी। यहाँ क्या रहा है? टेम्परेचर जो है आपको वॉल्यूम का डायरेक्टली समानुपाती है, यानी टेम्परेचर जो है वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस लॉ पे कहता है? तो ये चार्ल्स लॉ कहता है। तो चार्ल्स लॉ किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखा डैश को प्रदर्शित करता है, ठीक ना, डैश को जो है अलग करता है, ठीक ना। देखिए जिगजैग रेखा कौन है? सबसे पहले देखिए जिगजैग रेखा ये हुआ, यही है आपको जिगजैग रेखा, ठीक। जिगजैग रेखा क्या हुई? टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो गया जिगजैग रेखा। अब जिगजैग रेखा पर जो है कौन सा तत्व मौजूद रहता है? तो जिगजैग रेखा पर जो है आपको उपधातु रहता है, और जिगजैग रेखा जो है आपको दाईं ओर रहेगा आपको अधातु, और जिगजैग रेखा की जो है बाईं ओर यहाँ पर रहेगा आपको धातु। जिगजैग रेखा के बाईं ओर सारा धातु है, सिर्फ जो है यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़ करके सारा धातु है, ठीक ना। यहाँ हमसे पूछा क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखा डैश को अलग करती है। देखिए जिगजैग रेखा किसको अलग कर रहा है? ये धातु और अधातु को अलग कर रहा है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं हैं। उपधातुएं क्या है? मतलब जिगजैग रेखा पर जो लाइन मौजूद होगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये धातु का साइन है, और ये उपधातु देखिए रेड पिंक कलर का थोड़ा है, और अधातु क्या है? तो थोड़ा पीला कलर का है, यानी ग्रीन कलर का जो होगा वो धातु होगा, और जो पिंक कलर का होगा अधातु होगा, और जो गुलाबी यानी रेड टाइप का कहिए ये अधातु मतलब उपधातु हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं हैं। देखिए उपधातु 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। 7 में कौन कौन है? देखिए बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टूलिनियम है और पोलिनियम है, ठीक नहीं। ये सारा क्या है? उपधातु है, ठीक। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि NO2 का धूम्र जो है फ्यूम का रंग कैसा होता है। देखिए आर्गन जो होता है, आर्गन AR, इसका रंग कैसा होता है? आपको डार्क ग्रीन होता है, ठीक। अब देखिए नियोन जो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन यानी N2, इसका रंग होता है आपको ब्लैक होता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो होता है, इसका रंग ग्रे होता है, ठीक। जो हीलियम होता है तो इसका रंग हीलियम का क्या होता है? ब्रोन होता है, ब्रोन होता है, ठीक ना। और जो NO2 भी होता है तो NO2 का भी रंग क्या होता है? धूम्र का रंग ये भी ब्राउन ही होता है, यानी भूरा ही होता है। तो किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होती है। घनत्व और क्वथनांक, घनत्व होता है क्या? सबसे पहले देखिए घनत्व मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा सघन होगा। जैसे देखिए ठोस है, द्रव है और गैस है, ठीक ना। देखिए गैस का अणु जो है थोड़ा हटा हटा रहता है, ज़्यादा हटा हटा रहता है, और द्रव का जो है उससे थोड़ा सटा रहता है, और ठोस का अणु जो है पूरी तरह से जो है पूरी तरह से एकदम सटा ही रहता है, ठीक ना। तो मतलब क्या होगा? ठोस ज़्यादा घनत्व का हो गया, ठीक ना। यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिसका अणु जो है ना ज़्यादा एकदम अंदर की ओर एक दूसरे के बीच सटा रहेगा तो वो ज़्यादा घनत्व का होगा, और उससे जो कम होगा वो कम का होगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें से क्या करें, इनमें से कौन सा किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न है। घनत्व भी निम्न है, क्वथनांक भी निम्न है, यानी कि जिसका अणु जो है आपको सटा हुआ नहीं रहेगा तो उसे हम चूर मुड़ सकते हैं, काट उठ सकते हैं। ठीक है, आप देखिए सोडियम दिया हुआ है, सोडियम को क्या होता है? हम चाकू से काट सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका घनत्व जो है कम है, तभी तो इसको हम चाकू से काट दिए। देखिए यहाँ देखिए कॉपर है, कॉपर क्या धातु चाकू से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। देखिए सोना है, सोना को भी नहीं काट सकते, लोहा भी नहीं, सबका घनत्व जो है अधिक ही होता है। यहाँ हमसे पूछा है कि निम्न घनत्व और निम्न क्वथनांक। देखिए निम्न क्वथनांक भी इसका होता है, क्योंकि देखिए निम्न क्वथनांक इसी कारण होता है कि देखिए ये वायुमंडलीय ताप पर भी जो है ना सीधा इसको जब केरोसिन से निकाल देते हैं तो सीधे आग पकड़ लेता है। इसका मतलब क्या है? ये क्वथनांक भी इसका निम्न हो गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम। चलिए अगला प्रश्न है
कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या, देखिए आयरन ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपको Fe2O3, ठीक ना। इसके अलावा जो है कुछ रासायनिक सूत्र है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए पहला ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, इसका रासायनिक सूत्र है आपको CaOCl2, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Ca×OCl इसे ही हम लिख सकते हैं CaOCl2, ठीक। अब दूसरा देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका होता है Mg×OH का होल ट्वाइस। देखिए एल्युमिनियम नाइट्राइट होता है, इसका होता है Al(N2), और धोबन सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद देखिए आपको आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 होता है, और बिना बुझा हुआ चूना होता है आपको CaO, और बुझा हुआ चूना होता है Ca×OH का होल ट्वाइस। और देखिए साबुन जो है, साबुन इसका फॉर्मूला होता है आपको साबुन का RCOONA, ठीक ना। और ग्लिसरॉल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आपको C3H8 और O3। और ब्यूटेन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आपको C4H5 और O, C4H5O। और क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आपको CHCl3। और भखरा चूना होता है इसका फॉर्मूला आपको CaCO3। और पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसका फॉर्मूला KNO3। और पोटेशियम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP CaSO4 × 1/2H2O। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2, ठीक है। इस सारा फॉर्मूला जो है ना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में सारा फॉर्मूला पूछा हुआ है, ठीक है। सारा ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा उत्तर कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि लौह जंग का रंग कैसा होता है। देखिए लोहा, देखिए एक लोहा है आपको, ये लोहा का सिक्कर है, इसमें देखिए ये जो है आपको बिना जंग लगा हुआ है, ठीक ना, बिना जंग लगा हुआ। और ये क्या है आपको जंग लगा हुआ है। और देखिए बिना जंग लगा हुआ रंग कैसा है, और जंग लगा हुआ रंग हमको पूछा है, जंग लगा हुआ रंग का कैसा है, देखिए भूरा रंग है, यानी भूरा में भी कैसा है, तो ये लाल भूरे रंग का है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है। फेरस क्लोराइड को जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो फेरस क्लोराइड का सूत्र होता है आपको FeCl2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य हिस्सा क्या होता है। देखिए बायोगैस होता है उसका मुख्य हिस्सा होता है आपको मीथेन होता है, ठीक ना। अब देखिए मीथेन के बारे में सारा चीज़ जान लीजिए, जो कि सारा पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए मीथेन के बारे में हम कुछ बताते हैं। जैसे देखिए मीथेन का फॉर्मूला होता है आपको CH4। अगर इसका प्रसंकरण पूरेगा तो ये कैसा होगा, इसका प्रसंकरण हो जाएगा आपको sp3। अब देखिए इसका अन्य नाम होगा, अन्य नाम इसका क्या क्या है, तो इसका अन्य नाम है आपको मार्स गैस हो गया, फायर डैम्प हो गया, दलदली गैस इसे ही कहते हैं, दलदली गैस, और माइन गैस भी कहते हैं इसको, क्योंकि जब खनन में इसी के द्वारा आग लगता है, ठीक ना। देखिए ये जो है बायोगैस का क्या है, ये मुख्य अवयव है, और ये जो है बायोगैस का भी मुख्य अवयव है, और CNG का भी ये मुख्य अवयव है, ठीक ना। और जो है ये धान के खेत में भी पाया जाता है मीथेन, मीथेन जो है आपको ये धान के खेत में भी पाया जाता है, ठीक ना। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सा है। इस समय से कौन है जो कि प्राकृतिक गैस है लेकिन ये ज्वलनशील है, तो मीथेन ही प्राकृतिक गैस है जो कि ज्वलनशील है, जो कि प्रचुर मात्रा में भी मौजूद है प्रकृति में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब क्या हुआ कि LHS और RHS दोनों में जो है आपको परमाणु की संख्या बराबर होती है, ठीक ना। पिछला वीडियो में हम परमाणु के बारे में बता दिए थे कि परमाणु क्या होता है, कि आज फिर से बताते हैं परमाणु क्या होता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन है, इसमें परमाणु अगर आपको गिनने को कहेगा तो कितना परमाणु हो जाएगा, यानी चार रहेगा अयोग हो जाएगा, यानी 2 परमाणु हो जाएगा। अगर अणु पूछेगा आपको तो अणु क्या होता है, आगे वाला चीज़ होता है अणु थे, अणु इसका क्या हो गया 1 हो गया, 2 परमाणु हो गया। अब देखिए ऐसा ही रहेगा आपको 2O2, ठीक। इसमें आपको परमाणु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, परमाणु देखिए 2 इधर 2 2 नहीं 4, 4 को परमाणु हो गया, और अणु पूछेगा तो 2 हो जाएगा। ऐसा ही रहेगा 3O2, इसमें परमाणु कितना होगा 3 दूनी 6, यानी कि टोटल जो है तो उसको परमाणु कहते हैं, और जो आगे में लगाते हैं उसे अणु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हम परमाणु गिनते हैं, जो LHS और RHS में बराबर होगा वो संतुलित हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, यहाँ तक तो सही है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये संतुलित नहीं हुआ, ये गलत हो गया। बी नंबर देखिए Na यानी कि सोडियम यहाँ 1 है और यहाँ भी सोडियम 1 है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ 3 हो गया, हाइड्रोजन नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन देखिए 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन देखिए 3 है, तो ये गलत हो गया, ये भी नहीं संतुलित है। अब देखिए सी नंबर है आपको Mg देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी Mg 1 है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये भी संतुलित नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। अब देखिए डी नंबर देखिए यहाँ है 2Mg, यानी 2 Mg है, यहाँ पर भी 2 Mg है, यहाँ तक तो सही है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, क्योंकि आगे वाला 2 है, ये भी 2 है, यानी ऑक्सीजन 2, यानी कि संतुलित कौन हो गया, संतुलित हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, आपको ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ठीक ना। ऊष्मा जो आपको उत्पन्न होता है जिस अभिक्रिया में, ठीक ना, उत्पन्न होता है उसे हम क्या, तो ऊष्माक्षेपी। और एक होता है ऊष्मा शोषी, ठीक ना। ऊष्मा शोषी जो होता है आपको, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, आपको ऊष्मा का जो ना ग्रहण होता है, इसमें ऊष्मा का यूज होता है, यानी ऊष्मा का जो है इसमें ग्रहण होता है, ठीक है। ये हो गया ऊष्मा शोषी। आप देखिए सब में से क्या ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऊष्माक्षेपी, यानी कि जो ऊष्मा बाहर निकालेगा ऊष्माक्षेपी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर है कि ब्लीचिंग पाउडर का जल में घुलना, नहीं, ब्लीचिंग पाउडर को जल में घुला तो ऊष्मा तो नहीं निकलता है, ये हो गया, गलत हो गया। धोबन सोडा को जल में मिला, नहीं, ये भी नहीं होगा। सी कॉपर सल्फेट को जल में घुलना, ये भी नहीं होगा। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुला, देखिए जब एसिड होता है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जब इसे हम जल में मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें से ऊष्मा निकलता है, ठीक है ना। इसी कारण से ये क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति में कैसी होती है? देखिए धातु जो होता है, धातु और अधातु होता है दोनों। देखिए धातु का जो ऑक्साइड होता है आपको, ये होता है आपको क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड होता है आपको अम्लीय होता है, ठीक ना। इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ठीक ना। देखिए अगर आपको याद इसका नहीं होता है तो इसका एक जुगाड़ है। जैसे देखिए अधातु है, अधातु में देखिए आगे में अ लगा हुआ है, तो इसका अम्लीय में भी अ लगा हुआ है, यानी क्या हुआ कि अधातु का ऑक्साइड क्या हो गया, अम्लीय हो गया। यानी याद रखने का एक ट्रिक है कि आगे अ लगा हुआ है तो इसमें भी आगे अ लगा हुआ है, तो एक याद हो गया, दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ हमसे पूछा क्या अधातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है, कि अधातु नहीं अ लगा हुआ है तो ओ यानी अम्लीय हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि संतृप्त वसाओं का डैश का स्रोत है, यानी संतृप्त वसा क्या होती है, संतृप्त वसा किसे कहेंगे, सब कौन होगा, जो कि बैड फैट होगा। बैड फैट जो होगा ये संतृप्त वसा हो जाएगा, ठीक ना। संतृप्त वसा, संतृप्त वसा क्या हुआ, जो कि रूम टेम्परेचर पर भी जो है ना ये जमा रहता है, ठीक ना, जमा रहता है। ये सब क्या हो गया, संतृप्त वसा हो गया, ठीक ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए है लाल मांस, बी है दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद होता है, और नारियल एवं तार का तेल, ये सब जो है आपको रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, जमा रहता है, ठीक है ना। इस समय देखिए लाल नारियल के तेल को आप देखे होंगे ये रूम टेम्परेचर पर भी क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। इसी कारण क्या हो गया, आपको संतृप्त वसा हो गया। ये टोटल इसमें संतृप्त वसा का ही उदाहरण है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपको कि असंतृप्त वसाओं डैश के मुख्य स्रोत है, कि असंतृप्त वसा क्या होता है, जो कि रूम टेम्परेचर पर नहीं जमता है, यानी कि ये क्या हो गया, आपको गुड फैट हो गया। देखिए वनस्पति तेल है, शुष्क मेवा हो गया, तेलिया मछली, सभी क्या है, असंतृप्त वसा ही है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालन होता है? देखिए शुद्ध पानी जो होता है, शुद्ध पानी ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। यानी कुचालक यानी कि खराब ये चालक है, मतलब चालक नहीं है, इसी कारण से हम कुचालक कहे हैं। इसका उत्तर क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खराब चालक हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, तथा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।